तो हेलो बच्चों, वेलकम टू बायो ब्रेन्स। तो आज अपन बिना टाइम वेस्ट करे सीधे स्टार्टिंग करते हैं। और लास्ट पार्ट में अपन ने नॉमेनक्लेचर तक का पार्ट पढ़ लिया था, यहाँ तक अपना हो गया था। नेक्स्ट जब अपन पार्ट पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं नेम ऑफ द ऑथर एट द एंड। बायोलॉजिकल नेम में जो नेम के जो आखिरी में दोस्त, यहाँ पे ऑथर का नाम आएगा। ऑथर का नाम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो भी कैपिटल होगा। ये बात वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाती है कि नॉमेनक्लेचर के वक्त, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के वक्त जो साइंटिस्ट का नाम होगा वो दोस्त, जो ऑथर का नाम होगा वो लास्ट में आएगा और कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग होगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका मतलब क्या है, ये दर्शाता क्या है? इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय डैश एंड डैश ऑथर। लीनियस है तो लीनियस के थ्रू के द्वारा ये फर्स्ट डिस्क्राइब करी गई थी। क्लासिफिकेशन क्या है? ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। कुछ आसानी से ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर से अपन उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। इसी ग्रुपिंग करने को क्या बोलते हैं दोस्त? क्लासिफिकेशन बोलते हैं। डॉग्स, कैट्स, मैमल, वीट, राइस, प्लांट एनिमल्स एक्सेट्रा कन्वीनिएंट कैटेगरीज वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म। The scientific term for these categories is taxa. Dogs क्या है? Taxa है. Cats क्या है? Cats एक taxa है. Mammals क्या है? Mammals एक taxa है. Those taxa can indicate categories at very different levels. Plants also form a taxa. Wheat is also a taxa. Animal, mammal, dogs. Animals, mammals, dogs are all taxa. ये सब क्या है दोस्त? ये सब दोस्त taxa है. But dog is a mammal and mammal is animal. तो animal, mammal, dog taxa at different level. दोस्त animal, mammal, dog ये तीनों अपने अपने में taxa है। पर डॉग इज अ मैमल एंड मैमल इज अ एनिमल। तो ये तीनों टैक्सा तो हैं, बट एट व्हाट? सेम नहीं दोस्त, सेम लिखा होगा एमसीक्यू में, पर ये गलत है। एट डिफरेंट लेवल। ये रखने की जरूरत नहीं है दोस्त, ये सिंपली अपन ऑब्जर्व करके भी बता सकते हैं। अगर हर चीज़ अपन रटने लग गए तो मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूँ कि आप यहाँ पे 1000 क्वेश्चन कर लीजिए, 2000 क्वेश्चन कर लीजिए, 10,000 क्वेश्चन ही क्यों ना कर लें आप बायो के नीट के पेपर के पहले। पर मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि आप क्वेश्चन कितने भी कर लें बायोलॉजी में, बट जो आखिरी में मैं आपसे बोल रहा हूँ, नीट में जो आपके क्वेश्चन आएंगे 180, वो सारे डिराइव्ड क्वेश्चन होंगे। एक भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा दोस्त, डिराइव्ड क्वेश्चन होंगे और होंगे प्योरली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड होंगे बट डिराइव्ड होंगे। सीधा सीधा आंसर ही होगा बट थोड़ा सा घुमा के पूछा जाएगा, बस दैट्स ऑल। वो घुमाएंगे भी ज़्यादा नहीं, जरा सा घुमाते हैं, उसमें बस आपको डरना नहीं है। और डर कब नहीं लगेगा? जब यहाँ पे प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो आप आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। डिफरेंट टैक्सा में क्लासिफाई कर सकते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? Based on characteristic, all living organisms can be classified into different taxa. इसी को कहते हैं दोस्त प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को ही टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब दोस्त ये वाला मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे खुद ब खुद याद करने की कोशिश करेंगे, आपको याद नहीं होगा, आप परेशान हो जाएंगे। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ई कोड्स मैंने तो इसी से याद रखा है, आपको अच्छी लगे आप इससे याद कर सकते हैं। जैसे एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, एस फॉर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में ही एक्सटर्नल और इंटरनल। अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर में ही स्ट्रक्चर ऑफ सेल। डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, इसी से आ जाता है वो डेवलपमेंट प्रोसेसेस। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन दोस्त मेरे, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इकोलॉजिकल से ये इको से इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी हो जाता है। इस अगर ट्रिक से आप याद रख लेंगे बहुत आसानी से याद जाएगा। ई कोड याद रखो और ये पूरी समस्या हट जाएगी। फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज। ये एमसीक्यू आना मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एमसीक्यू आए कि which basis or what are the basis of modern taxonomic studies, या फिर which of them form the basis of modern taxonomic studies। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको एक एक लाइन याद होनी चाहिए, आपको पहले से पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। अब मैंने आपको बता दिया ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखें। Hence characterization, identification, classification and nomenclature are the process that are basic to taxonomy। क्या बोल रहा हूँ मैं? Characterization, identification, classification and nomenclature process that are basic to taxonomy। दोस्त एक और एमसीक्यू पक्का आपके बन सकता है। एमसीक्यू में क्या बोलेगा? एमसीक्यू में बोलेगा विच फॉर्म द बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी। मॉडर्न नहीं लगाएगा, सिंपल टेक्सोनॉमी लिखेगा। क्या बोलना है अपन को? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। और इसको याद कैसे करें? इसको याद रखते हैं जैसे अपना आता है एक लिंक का पेन आता है दोस्त, है ना। लिंक का पेन यूज़ करते हैं, 5-5 रुपये का आता है शायद। तो लिंक का पेन आता है तो लिंक से ही सिंक याद कर सकते हैं। अब ये ऐसे मैंने याद किया है, आपको होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो आप अपनी ट्रिक बता देना। कमेंट बॉक्स आपके पास है ही सही, कमेंट बॉक्स में अपनी ट्रिक बता देना मुझे, अगर कोई अच्छी हो तो सिंक से आप इसको याद कर सकते हैं। दोस्त हर चीज़ को अपन को कोर्स की फॉर्म में ही याद रखना पड़ेगा, नहीं तो बायो एक महासागर है, इसमें अगर आप डूब गए तो डूब गए। आपको निकालने वाला ना तो कोई टीचर आएगा ना आपका फ्रेंड आएगा, क्योंकि आपका फ्रेंड और आप एक ही टारगेट के लिए फाइट कर रहे हैं और सीट्स आर वेरी 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 लेस। तो बिल्कुल भी चांस नहीं बनता कि आपका फ्रेंड भी आपको सपोर्ट करे, बहुत कम चांस बनता है। अगर आप ऐसे फ्रेंड हो किसी के जो उसको हर चीज़ में सपोर्ट बनता है और बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं हो, तो ये बात भी कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि अगर आप इस गेम में सेल्फिश ही नहीं रहे तो आपका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है। तो आपको सेल्फिश रहना पड़ेगा, तो आपको अपने ऊपर ही मेहनत करनी पड़ेगी बिना ये सोचे समझे कि दूसरा क्या कर रहा है।
तो अपन थे सिंक पे, इस कोड वर्ड से आपको याद रख लेना है, और मैं आगे भी बहुत सारे कोड्स बताता जाऊँगा, तो उसे आप अपने एनसीईआरटी में लिखते जाइए। यहाँ से चालू करते हैं। अर्लियस्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे पुराने क्लासिफिकेशन किए गए थे। ये ऐसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बीइंग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड डाइवर्सिटी बट आल्सो रिलेशनशिप अमंग देम। भाई ये तो सिंपल है यार, सिंपल इंग्लिश है कि पुराने ज़माने में मतलब जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे एवोल्यूशन हो रहा है, वैसे वैसे ह्यूमन बीइंग्स ये नहीं चाह रहे कि और ज़्यादा से ज़्यादा बता ले, वो चाह रहे हैं कि और रिलेशनशिप बता ले कि इसका इससे क्या रिलेशनशिप है, ये भी पता चल जाए, ये चाह रहे हैं आजकल। तो द ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफर टू सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। दोस्त ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अपन को छोटी छोटी बातें याद रखनी है, और ये लैटिन वर्ड है, ये विशेषकर याद रख लेना। पूछेगा कोई नहीं, पर कई बार ये जब सेंटेंस में लिखी आती बात, अपना दिमाग की घंटियाँ बजती है कि यार लैटिन लिखा है, सही माने या गलत। तो अभी तो काफ़ी ऑब्वियस लग रही बात है, पर जब ये पेपर में पूछी जाएगी, एज अ क्वेश्चन, एज अ एमसीक्यू पूछी जाती है, तो अपन घबरा जाते हैं कि सर ये लैटिन वर्ड है भी कि नहीं। तो ये कंफ्यूजन ना हो, इसलिए छोटी छोटी बातें अभी से याद रखें कि लैटिन वर्ड है यूज्ड, लैटिन वर्ड सिस्टमा विच मीन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, सिंपल बात। लीनियस यूज सिस्टमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। लीनियस की पब्लिकेशन का टाइटल क्या है? सिस्टमा नेचुरी, सिस्टमा नेचुरी, ये देख लो, दोनों कैपिटल में है। अब इसमें कच्चा खिला देते हैं यार वो लोग, मतलब ये बहुत ही कम चांस है कि ऐसा बने, पर अगर बन गया तो आधे जनता निमट जाएगी। कि आपको बस ये ध्यान रख लो, एस भी बड़ा है, एन भी बड़ा है, तो इसका बायोलॉजिकल नेम से कोई लेना देना नहीं है ना। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स और लेटर चेंज टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सिस्टमैटिक्स का बाद में कहाँ तक अप्रोच बढ़ गई, तो उन्होंने घेर लिया किस किस को? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। सर याद कैसे करें? अरे दोस्त, पहला क्या था? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। कैरेक्टराइजेशन तो ऐसे ये छोटा मोटा, कैरेक्टराइजेशन को हटाओ, बाकी के तीन को अपने पास ले आओ। तो इन तीनों को भी जोड़ लिया था बाद में सिस्टमैटिक्स के अंदर। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में ही लेना, और ये पूछ ली जाती है। सिस्टमैटिक्स टेक इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ये कौन देखता है? ये देखता है सिस्टमैटिक्स। अब बहुत सारी सिस्टमैटिक्स के तरीके हैं, टाइप्स हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता, मुझे तो बहुत कुछ आता है, पर मुझे ये भी आना चाहिए कि आपको क्या क्या बताना है। इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, नियो सिस्टमैटिक्स हैं, और भी तरह तरह के टाइप्स हैं। अभी नई आ गई कोई सिस्टमैटिक्स, बहुत सारे हैं दोस्त, बहुत सारे टाइप्स हैं। उन सबको अगर अपन पढ़ने लगे तो फालतू में चीज़ें कॉम्प्लिकेट होगी, इसीलिए आप लोगों को नहीं बताया जा रहा है, और कोई बात नहीं। तो स्पीशीज़ ही उसका आंसर जाएगा, स्पीशीज़ ही उसका आंसर जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अब स्टार्टिंग कर देते हैं। कॉफ़ी, पकौड़ा, चाय और फैमिली गॉसिप शुरू। कॉफ़ी, पकौड़ा, चाय और फैमिली गॉसिप शुरू। तो दोस्त नीचे से शुरुआत करते हैं। स्पीशीज़, टेक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज स्पीशीज। इसमें दोस्त मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी देखी जाएगी। क्या देखी जाएगी? मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी देखी जाएगी, ठीक है। ईच जीनस में है वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट। ये एक जीनस है, इसके दो या दो से ज़्यादा, या फिर एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं। और इन सब में किसके बेसिस पे? बेसिस क्या है इसका? मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल बेसिस है इसका। बेसिस क्या? मॉर्फोलॉजिकल है। जीनस, जीनस कंप्राइजेस ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, जीनस बनाते हैं। एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, और ये वाली लाइन जो है ये कम बच्चों को समझ आती है, सुंदर। हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेंडर। तो दोस्त ये एक जेंडर है, जेंडर 1, ये दूसरा जेंडर है, जेंडर 2। इसमें ए बी सी, ए डी ई एफ। तो दोस्त ए और बी में मान लो रिलेशन एक्स है, और डी और ई में भी रिलेशन एक्स है, पर बी और डी में रिलेशन वाई है, एंड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन वाई। तो मतलब इन दोनों में जो रिलेशन है, इन दोनों में जो सिमिलरिटीज है वो कम है इन दोनों के कंपेरिजन में और इन दोनों के कंपेरिजन में। होप सो कि आपको ये वाली लाइन एकदम क्लियर होगी, क्योंकि ऐसी वाली लाइन क्या है, अक्सर पेपर में तो नहीं पूछी जाती, अक्सर नहीं पूछी जाती। तो बच्चे का जो एक थिंकिंग प्रोसेस है उसको बिल्डअप करने के लिए ये लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम नए आ जाते हैं फैमिली पे। रिलेटेड जेंडर के ग्रुप कहते हैं फैमिली। फैमिली का कैरेक्टराइज ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि फैमिली का कैरेक्टराइज ऑन बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज। सोलेनम, पेट्यूनिया एंड दतूरा, एसपीडी। सोलेनम, पेट्यूनिया और दतूरा, ये तीनों क्या है दोस्त? ये तीनों है जेंडरा, ये तीनों है जेंडरा, और इनकी फैमिली जो है वो है सोलेनेसी। अब दोस्त एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैट्स का जीनस क्या है? तो दोस्त सी फॉर कैट्स और सी फॉर कैनिडी होता है, और ये वाला रूल जो है यहाँ पे फॉलो नहीं आता। अगर ये कैट्स है तो कैट्स का है दोस्त फेलिडी, और डॉग्स का होता है कैनिडी। फैमिली की बात कर रहे हैं ना। और अगर जेंडर की बात करें तो कैनेस और फेनिस, कैनेस और फेनिस। तो बिल्कुल भी आप राइमिंग पे ना जाएं। अगर आप बच्चे ने ढंग से पढ़ नहीं रखा होता है तो अक्सर लोग क्या करते हैं, पेपर में जाते सी तोते उड़ जाते हैं और सी फॉर कैट्स और सी फॉर कैनिडी कर लेते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है।
तो दोस्त ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, यही एक इंसान को, एक बच्चे को, नॉर्मल बच्चे को दोस्त, यही बातें एक नॉर्मल बच्चे को टॉपर बना देती है। कई बच्चे यही सारी बातें कल के टॉपर बन जाते हैं और कहीं वही एवरेज बच्चे रह जाते हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपका एवरेज लेना है या फिर टॉप पे जाना है। अगर आपको एवरेज के ऊपर निकलना है तो आप जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे बातों को फॉलो करें, बायो को वैसे वैसे पढ़ेंगे जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। तो मैं दावा कर सकता हूँ कि क्लास 11 का जो चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा, मतलब पूरी ही पढ़ाऊँगा, उसका आपका एक भी सवाल गलत नहीं होने दूंगा। अगर आपने जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे तैयारी कर ली बायो की, तो सर बायो से तो सिलेक्शन होगा नहीं आपका। तो बायो के अलावा आपको फिजिक्स भी करनी पड़ेगी तैयार, केमिस्ट्री भी करनी पड़ेगी तैयार। तो मैं उसकी एक शॉर्ट वीडियो आपके सामने डाल दूंगा यूट्यूब पे। इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्त, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियोज़ जो आपकी पढ़ाई को बिल्कुल बेहतर कर देगी, वो वीडियोज़ इस चैनल पर आने वाली है। तो अगर आपका मन हो, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्त आगे चलते हैं। ऑर्डर और इसके ऊपर वाले दोस्त, ये जितने भी दोस्त हैं आपस में, ये कुछ खास है। इनका जो बेसिस है वो है बेस्ड ऑन द एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन पेपर में अक्सर पूछी जा सकती है और पूछी भी जाती है। कॉन्वॉल्वुलेसी, सोलेनेसी, आई इंक्लूड द पॉलीमोनियल। वहाँ पे तो दोस्त पहली बात तो पेपर में जाके आपको यही बात याद नहीं आएगी कि ये जो पॉलीमोनियल करके था, ये ऑर्डर था, फैमिली था, जीनस था, क्लास है, क्या है ये? तो ये ऑर्डर है, सिंपल है यार, ये है ना कि पॉलीमोनियल से ऑर्डर है। कॉन्वॉल्वुलेसी, सोलेनेसी फैमिलीज है। एसी वाली जनरली फैमिलीज ही होती है प्लांट्स में, मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स। ये इंपॉर्टेंट है, किस पे बेस्ड है? फ्लोरल कैरेक्टर्स पे बेस्ड है। क्लास जैसे मेमेलिया है तो इसमें कार्निवोरा भी जुड़ा हुआ है। ऐसे फाइलम या फिर डिवीजन बोल सकते हैं प्लांट्स के लिए। अगर दोस्त प्लांट्स का क्वेश्चन आया और उसमें फाइलम से रिलेटेड है और उसमें आंसर में फाइलम भी दिया है और एक आंसर में डिवीजन दिया है, और अगर प्लांट्स मेंशन कर रखा है क्वेश्चन में, तो बहुत ध्यान से रहना और ध्यान से डिवीजन करके आना। अगर फाइलम कर दिया जल्दीबाजी में, 5 नंबर खोलोगे दोस्त। किंगडम पे आ जाते हैं। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्सोनोमिस्ट हैव आल्सो डेवलप सब कैटेगरीज इन दिस हायरार्की। इसी हायरार्की में एक सब कैटेगरीज भी डेवलप करी है टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टेक्सा। ठीक है, स्पीशीज से लेकर किंगडम तक दोस्त। अपन ऊपर जा रहे हैं। ऊपर क्या हो रहा है? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स घटती है दोस्त। ये बात बहुत अच्छे से आप याद रख लें। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो घट रही है, वो कम हो रही है। नीचे ऊपर जाते जाते जो आपस में रिलेशनशिप बना रहे हैं वो घटती जा रही है। आपस में रिलेशनशिप बताना बहुत मुश्किल होता है। ऊपर जाते जाते डिवीजन करना और ज़्यादा डिवाइड करना बहुत मुश्किल है। ये जो रिलेशन घट रहा है ये मैं आपको ऐसे बताता हूँ, सुनो। जैसे ऊपर आ रहा है किंगडम, तो अपन मान लेते हैं किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी। तो किंगडम एनिमेलिया का किंगडम प्लांटी के साथ रिलेशन बताने के लिए बोल रहे हैं आपसे। बताओ आसान है कि मुश्किल? ऑब्वियस सी बात है, मुश्किल ही है। अगर नीचे स्पीशीज लेवल पे अगर आपसे कोई बोले पेंथीरा लियो और पेंथीरा टाइग्रिस, इन दोनों में सिमिलरिटी बताओ। बहुत आसान है यार, टाइगर और लायन में बताओ क्या सिमिलरिटी है, बहुत आसान है। तो ये वाली लाइन आपको समझ आएगी। क्लासिफिकेशन करना डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि अब किंगडम एनिमेलिया को और ज़्यादा क्लासिफाई, सोचो ऊपर जाते जाते क्लासिफिकेशन और कितना प्रिसाइज होता जा रहा होगा, और अब इस पॉइंट पे आके बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि अपन इसको भी आगे डिवाइड कर दें। ठीक है, तो इसलिए ये बातें कम ही समझ आती है बच्चों को। आप समझ के रखो ये बातें, ताकि आप उन बच्चों की कैटेगरी में ना आए और आप सारे क्वेश्चन सही करके आए। तो ये वाली बातें मैंने आपको बता दी। अब ये टेबल देख लें। टेबल इस चैप्टर की जान है दोस्त। अगर आपको टेबल आती है आपको सब कुछ आता है। अगर 70% चांस है कि इस बार पेपर में इस टेबल से क्वेश्चन आएगा, पर 30% चांस ये भी है कि एक ही क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन किसी कॉर्नर से आ गया, पेज के किसी कॉर्नर से आ गया, तो दोस्त आपका भारी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही हल्के में लेते हैं लोग इस चैप्टर। इसलिए तो मैन का बायोलॉजिकल नेम है होमो सेपियन, हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम है मस्सा डोमेस्टिका, मैंगो का है मैंजीफेरा इंडिका, वीट का है ट्राइटिका मेसिटिका। दोस्त जीनस याद करने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जीनस तो आप हंसते हंसते याद कर लेंगे। पर ये जो आगे की चीज़ें हैं, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन, ये भी आपको करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, क्योंकि मैन इंसान क्या है? एनिमल है, और कोऑर्डिनेट है तो सब बच्चे को पता है। अगर आपने बायो लिया है तो आपको बात पता होगी, शायद तक होगी। हाउस फ्लाई आर्थ्रोपोडा में आता है, आर्थ्रोपोडा फाइलम में। मैंगो एंजियोस्पर्म में आता है। वीट भी एंजियोस्पर्म में आता है। तो जिस दिक्कत सिर्फ इन में आती है। तो मैंने एक, जब मेरे प्रिपरेशन टाइम था उस टाइम में मैंने एक यूट्यूब पे इसकी ट्रिक वीडियो देखी थी, तो वही ट्रिक आपके साथ शेयर कर दूँगा। मेरी तो खुद की तो कोई ट्रिक नहीं है, तो यूट्यूब वाले है एक चैनल, वहाँ से मैंने ट्रिक देखी थी, वही आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा PM चोर, इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, हमारा PM चोर। ये वाली याद करेंगे। म्यूजिक DIA, मैंगो का ऐसे याद कर सकते हैं
अन्ना सांप दिखा आंगन में, अन्ना सांप दिखा आंगन में। बीट वाले का पोपोमोएसी, पोपोमोएसी। तो ये कुछ तरीका है जिससे आप याद रख सकते हैं। अगर आपके पास इससे अच्छा तरीका है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आप अपने कमेंट करके अच्छे अच्छे जो रिदमिक इनकी जो ट्रिक बन रही है वो आप उसमें शेयर कर सकते हैं अगर आप चाहें। नहीं तो मेरी वाली ट्रिक आप फॉलो करें। टेक्सोनॉमिकल एड्स, नेक्स्ट टॉपिक है दोस्त टेक्सोनॉमिकल एड्स। तो अब दोस्त टेक्सोनॉमिकल एड्स पे आ गए अपन। टेक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। हेलो बच्चों, वेलकम टू बायो ब्रेन्स। तो बिना टाइम वेस्ट करे टेक्सोनॉमिकल एड्स शुरुआत कर देते हैं। टेक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड इंडस्ट्री। दोस्त ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड इंडस्ट्री एंड इन जनरल नोइंग आर बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी एंड बायो रिसोर्सेज। ये जानने के लिए टेक्सोनॉमिकल एड्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसके लिए यूजफुल है। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री, जनरल इन नोइंग आर बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी। दीज स्टडीज वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। These studies would require correct classification and identification. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइडेंटिफिकेशन क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर व्हाट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अपन उसमें आंसर जाएगा इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडी। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। The collection of actual specimens of plant and animal species is essential and is the prime source of taxonomic study. What is the prime source of taxonomic studies? क्वेश्चन आ सकता है। तो अपना आंसर जाएगा collection of actual specimens of plants and animal species is essential and is the prime source of taxonomic studies. अभी देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जब अपन ये बातें पढ़ रहे हैं तो बहुत ही ऑब्वियस लग रही है भाई। जब इस पे क्वेश्चन फ्रेम होगा, जब इस पे MCQ फ्रेम होगा और जब 4 ऑप्शन आपके लिए आपके सामने आएंगे या फिर आपसे पूछा जाएगा कि ट्रू या फॉल्स बताइए, तब आपकी दिमाग बिल्कुल घूम जाएगा और आपका दिमाग सब जगह शक करने लगता है। तो जो बातें सच होती हैं उनको भी दिमाग झूठ समझने लगता है। इन सारी दिक्कतों से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप सारी बातें बहुत ही ध्यान से पढ़ें। तो मैं बता रहा हूँ आपको आगे जाके बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा, वो आप सही कर देंगे। फंडामेंटल टू स्टडीज एंड एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमैटिक्स। ये जो टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं फंडामेंटल स्टडीज में एंड इज एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमैटिक्स। ठीक है, सिंपल इंग्लिश बातें, इंग्लिश में लिखी हुई सिंपल बातें जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता ही दिया। ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। और बहुत सी टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन लिखे जा सकते हैं। देखो नॉलेज जो है, कंटेंट जो है वो लिमिटेड है। सरकार गवर्नमेंट बोलती है कि नीट में सिर्फ NCERT आएगी, तो जो कंटेंट है वो तो लिमिटेड है। अब क्वेश्चन तो इससे डिराइव करके बनेंगे, तो नए क्वेश्चन तो बन ही सकते हैं और सामान भी यही है, इसी से बनाना है। तो सिंपल सी बात है, छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर सेट करेगा। अगर आप भी एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो आप भी आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर्बेरियम, स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस। प्लांट हर्बेरियम में देखो ये पॉइंट अपन सब कुछ पढ़ लेते हैं हर्बेरियम का, और हर्बेरियम इज ओनली फॉर प्लांट्स। जब ये स्टेटमेंट दिखाएगा ओनली के साथ, तब आपका दिमाग फिर से घूमेगा। दिमाग बोलेगा यार ओनली होता कि नहीं होता, पर अपन को ये याद रखना है कि हर्बेरियम सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स की होता है। तो ये बात एकदम सही है। ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व, DPP ड्राइड प्रेस्ड प्रिजर्व होते हैं, शीट्स में रखे गए हैं, शीट्स में रखे गए हैं दोस्त। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हर्बेरियम की फोटो दी हुई है। अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है? एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, स्टोर हाउस और रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज, फ्यूचर यूज के लिए रखा गया है कि कभी भी कोई भी नया, अगर कोई साइंटिस्ट लेके आ गया कि सर हमें ये नया पौधा मिला है, तो इसको क्या करेंगे, इसको सीधे हर्बेरियम में ले जाएंगे, इसकी चेकिंग करेंगे कि क्या ये किसी से मिलता जुलता तो नहीं है, ऐसे इस यूज में आता है। हर्बेरियम शीट पे क्या लिखा, हर्बेरियम शीट की साइज वगैरह सब कुछ होती है, पर वो अपने लिए रिक्वायर्ड है नहीं, वो सब BSc में काम आती है या फिर जो होशियार भाई होते हैं टीचर्स उनके लिए काम आती है, बाकी तो और कहीं काम नहीं आएगी। डेट और प्लेस ऑफ कलेक्शन, देखो हर्बेरियम शीट है, बिल्कुल लापता बच्चे की तरह है। कहाँ मिला, कौन सी तारीख को मिला, कहाँ मिला, कौन सी तारीख को मिला, नाम क्या है, इंग्लिश लोकल नेम क्या है, बॉटनिकल नेम क्या है, फैमिली नाम क्या है, किसने ढूंढा, ये सारी बातें 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बातें आपको याद रखनी। और इसको क्या करेंगे वो लोग, एग्जामिनर इन 7 को लिख देगा और बोलेगा कि कौन कौन सी बातें बताओ, शीट पे लिखी रहती है, तो 1 2 बातें एक्स्ट्रा लिख देगा, आपको तो ये 7 चूज करनी है, तो इसलिए इसे भी ध्यान से पढ़ना। और लिखा हुआ है हर्बेरिया ऑल्सो सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनॉमिकल स्टडीज। टेक्सोनॉमिकल स्टडीज में हर्बेरिया क्विक रेफरल सिस्टम, मैंने जो अभी बताया ना यही वाली बात लिखी है। बॉटनिकल गार्डन, लिविंग प्लांट्स रखे जाते हैं फॉर रेफरेंस, ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस, यही आइडेंटिफिकेशन पर्पस, कुछ भी मिला तो झटिया चल जाओ कि देखो जरा ऐसा प्लांट के पहले तो इजाद नहीं करा गया, ऐसे।
और इस पे जो बॉटनिकल, ये वाला पॉइंट थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे तो सब लोग ही ध्यान देते हैं, इस पे थोड़े कम बच्चे ध्यान देते हैं। इसलिए बॉटनिकल गार्डन में जो है उस पर क्या लेबल लगा जाता है, लेबल चिपकाते हैं ना प्लांट पे, क्या लगा जाता है, एक तो बॉटनिकल या फिर साइंटिफिक नेम और उसका फैमिली का नाम, बॉटनिकल या फिर साइंटिफिक नेम और उसका फैमिली का नाम, ये 2 चीज़ें, ये 2 बातें लिखी होती हैं। अब आपसे बात कर लूँ मैं कि फेमस बॉटनिकल गार्डन है क्यू इंग्लैंड में, ठीक है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। और इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, ये भी याद रखना पड़ेगा। अब कई बार क्या होता है दोस्त, ध्यान रखना, जो बातें बता रहा हूँ बिल्कुल मतलब ऐसी बातें हैं जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी, कोई टीचर नहीं बताएगा। जो बता रहा हूँ बिल्कुल अमृत है, बिल्कुल प्योर फॉर्म है, ग्रैब कर लो, ठीक है। तो कभी कभी ध्यान से सुनना दोस्त, कभी कभी क्या करते हैं, इधर देते हैं बॉटनिकल गार्डन के नाम और इधर देते हैं उनकी जगह, प्लेस, तो बच्चा गड़बड़ हो जाती है दोस्त कि नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हावड़ा में तो नहीं गई, कैसे याद करोगे। तो मैंने इसको एनब्रिल से याद कर रहे हैं, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, तो ये याद हो गया। तो अब इंडियन बॉटनिकल गार्डन इंडिया का हावड़ा, और क्यों तो सबसे अलग है इसे इंग्लैंड में, ऐसे याद करोगे, आप भी ऐसे याद करोगे। अब आते हैं म्यूजियम पे। म्यूजियम बायोलॉजी म्यूजियम स्कूल कॉलेज में होते हैं। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर जार, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रखे जाते हैं। ड्राई स्पेसिमेंस के तौर पे भी प्रिजर्व किए जा सकते हैं। इंसेक्ट CKP, कलेक्टिंग, किलिंग, पिनिंग, इन तीनों के बाद इंसेक्ट्स को इंसेक्ट बॉक्सेस में रख दिया जाता है। मैमल्स या फिर बर्ड्स को स्टफ भी किया जाता है, अपन देखते हैं ना, बिल्कुल जिंदा ईगल म्यूजियम में रखी गई है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल जिंदा ईगल, तो कुछ नहीं होता, ईगल की खाल होती है, उसके अंदर उसको स्टफिंग की जाती है ताकि बिल्कुल रियल फील आए, तो ऐसे भी अपन प्रिजर्व कर सकते हैं। म्यूजियम्स ऑल्सो हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स, स्केलेटन भी होते हैं। अब ये बात तो यार MCQ में आएगी और आ सकती भी, हक भी है उनका कि भाई क्या स्केलेटन्स भी होते हैं क्या म्यूजियम में, तो जी हाँ होते हैं ऐसे। तो बस ऐसी छोटी मोटी बातें पूछी जाती हैं, आप ध्यान रख लेना, आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अब बात आती है जूलॉजिकल पार्क। दोस्त जूलॉजिकल पार्क तो आप बचपन से देखते रहे। जूलॉजिकल पार्क मतलब मैं कह रहा हूँ जू। वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर एंड विच इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर। फूड हैबिट्स और उसके बिहेवियर के बारे में पता लग जाता है कि भाई ये अगर अपन मान लो अपन टाइगर को लिया है अपने जू में, तो उसको खाना भी खिलाना पड़ेगा, तो पता चल जाएगा कि भाई क्या खाता है, तो उसकी फूड हैबिट पता चलती। और उसके पास अंदर जाता है, मान लो खाना रखने, जू का ही कोई मेंबर अंदर जाता है, तो वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्या करता है, उसका बिहेवियर पता चल जाएगा कि क्या उसको सपोर्ट होता है, क्या वो करता है, उसका नेचुरल बिहेवियर क्या है, ये पता लग जाता है। और बिल्कुल सिमिलर कंडीशन दी जाती है जैसे कि एक नेचुरल हैबिटेट में ही रह रहा हो, उसे ऐसा ही लगता है। ये फोटो दे रखें। अब की क्या होती है दोस्त, की बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर की से क्वेश्चन आना मतलब होता है कि हाँ आ सकता है की यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एनिमल्स। अब दोस्त इंपॉर्टेंट बात देखो, ये बात अपन पढ़ रही है, मैं भी आपको की पढ़ा दूंगा जैसे आपकी स्कूल के मास्टर या फिर आपके कोचिंग के टीचर्स ने पढ़ाई है, कुछ भी नहीं है पढ़ने में, तो कुछ भी नहीं। छोटी बात तो ये है कि की जो है वो प्लांट के लिए और एनिमल के लिए, दोनों के लिए है। ये बात टीचर तो बताता नहीं है और बच्चा देखता नहीं है और एग्जामिनर पूछता ही है, तो फिर गलत होना पक्का है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो है वो प्लांट और एनिमल के लिए। यहाँ आपका ध्यान जाता तो है पर बात बहुत ऑब्वियस लगती है, पर पेपर में आने के बाद धक्का लगता है, इसलिए अभी देख लीजिए कि जो है वो प्लांट और एनिमल के आइडेंटिफिकेशन के लिए बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, पेयर में होते हैं तो कपलेट बोलते हैं, सिंगल को अपन लीड बोलेंगे, एक को एक्सेप्ट करेंगे एक को रिजेक्ट करेंगे, 2 होता है। सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्त, क्या बोल रहा हूँ, सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज, अलग अलग टेक्सोनॉमिक कीज, अलग अलग टेक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। कॉफी, पकौड़ा, चाय और फैमिली गॉसिप शुरू। तो ये जो है इसके लिए अलग टेक्सोनॉमिक की आएगी, इसके लिए अलग टेक्सोनॉमिक की, इसके लिए अलग टेक्सोनॉमिक की, ये है उसकी बोलने का। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। अब यही वाली बात को 10 बार पूछ लेगा कि कीज कैसी होती है। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, यस। कीज आर ऑलवेज एनालिटिकल इन नेचर, ये नो, इसमें धोखा नहीं खाना। कीज आर नॉट एनालिटिकल इन नेचर, नो। तो बस ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, उसमें आप फंसना मत, उसमें थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ कर लेना, मेरी बातें जो मैंने बोली है वो याद कर लेना, वो सोच लेना, सही हो जाएंगे। देखो, कीज आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग दीज ऑल, कौन कौन, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग्स, इन सबको बनाने के लिए भी की का यूज़ किया जाता है। और ये सब कुछ एक्स्ट्रास दे रखे हैं एनसीईआरटी है ना, तो इसमें रहेगा फ्लोरा कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया। इसका देखो नाम तो अपन सबको याद है पर अपन इनका काम भूल जाते हैं दोस्त। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे मैंने याद कर रखा है, मैंने भी तो याद कर रखा है, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। फ्लोरा, फ्लोरा नाम सुनते से याद आता है दोस्त प्लांट, सही है। तो फ्लोरा एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया, ये बात आपको याद रखनी है और ये बात आपको थोड़ा सा हिंट भी लग जाएगा। दीज प्रोवाइड द इंडेक्स टू प्लांट स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया की बात होगी। मैनुअल, मैनुअल से आप याद रखो नेमुअल, मैनुअल नेमुअल, मैनुअल नेमुअल मतलब मैनुअल नेम से रिलेटेड है, ऐसा आप याद रखो, वर्ड प्ले करना है मतलब। मैनुअल नेमुअल, मैनुअल को नेम से याद करो। मैनुअल्स आर यूज
हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन इंडिया। ठीक है, अब मोनोग्राफ, मोनो मतलब एक, तो किसी भी एक टेक्सोन के बारे में इन्फॉर्मेशन, तो ये बात आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाती है। अब दोस्त नीचे दिया हुआ है टेक्सोनॉमी कीज आर टूल्स दैट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्प करते हैं, बहुत ही सिंपल है, ये अपन ने पहले भी कर चुके हैं। अब दोस्त ये बात तो खत्म हो गया, ये चैप्टर खत्म हो गया। आई होप कि आपको बहुत मजा आए होंगे पढ़ने में और बहुत ही आसान लगा होगा चैप्टर बड़ा ही आसान है, सब लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं। और जब नीट का मतलब मैं आपको बताऊँ, 11th ख़त्म 12th ख़त्म, जब फाइनल पेपर चल रहे होते हैं ना, जब कोचिंग वाले या फिर ट्यूशन वाले स्कूल वाले मतलब नीट बेस्ड जब पेपर ले रहे होते हैं फुल कोर्स, तब जाके अपन को रियलाइज़ होता है यार कि लिविंग वर्ल्ड तो हमारा वीक रह गया, या फिर लिविंग वर्ल्ड को तो मैंने उतनी शिद्दत से और उतनी चौकन्ना होकर उतने सिंसियर वे में तो पढ़ा ही नहीं, मैंने उसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें छोड़ दी है। तो जब ये बात पता चलती है तो बहुत ही मतलब दिक्कत होती है, क्योंकि तब तक तो बहुत सारे वीक टॉपिक्स बन जाते हैं ना, क्योंकि पूरा 2 साल का समय हो चुका है, तो इतने सारे वीक टॉपिक्स तैयार हो जाते हैं अपने पास कि लिविंग वर्ल्ड जैसे तुच्छ चैप्टर के लिए अपने पास टाइम नहीं बचता। उस टाइम में रियलाइज़ होता है कि यार बहुत बड़ी गलती होगी। और ये बात जो मैंने आपको आज जो बताया है कि यहाँ से बन जाएगा क्वेश्चन, यहाँ से बन जाएगा क्वेश्चन, यहाँ से बन जाएगा क्वेश्चन, ऐसा अगर कोई और यूट्यूब चैनल बता रहा हो तो आप प्लीज़ मुझे बताएं। मैंने तो आज तक नहीं देखा, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था मैंने भी देखा कि कोई इस तरीके से इतना डीप जाके कोई कंटेंट डिलीवर कर दे, कोई टीचर कंटेंट डिलीवर कर रहा हो इतने डीप जाके, तो आप मुझे बता दें। मतलब आधे टीचर तो हवाबाजी करने में रह जाते हैं, क्योंकि टीचर के पास जो क्लास में क्राउड है दोस्त, उसमें मान लो 10 बच्चे हैं। आपको एक बार मैं फिलोसॉफी बताता हूँ टीचर्स की। मान लो क्लास में 10 बच्चे हैं, 6 बच्चे पढ़ने वाले हैं, 4 बच्चे न्यूसेंस क्रिएट करते हैं क्लास में। दोस्त टीचर का ये मकसद है कि बच्चों की इन 6 बच्चों को बुरा भी ना लगे और इन 4 बच्चों को बोरियत भी ना हो, ये टीचर चाहता है। तो टीचर क्लास में जोक मारेगा, मजाक मस्ती करेगा, ताकि इन 4 बच्चों का मन बहल जाए और ये इन 6 बच्चों को पढ़ने दें, और ये टीचर पढ़ाते वक्त ये डिस्टर्ब ना करें क्लास को। ये टीचर का फोकस रहता है कोचिंग में, और बाकी तो आप समझता है सही। तो ठीक है, तो एंड करते हैं इस वीडियो को। तो अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक करना, बुरा लगा हो तो शेयर कर देना, और अगर कुछ हेल्प हुई हो, कुछ नया जानने को, कुछ नया सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन गुड बाय।